नमस्कार बच्चों, चलिए एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये स्पेशल रूप से क्लास उन बच्चों के लिए रखी गई है जो बच्चे अभी नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और इनसे जो थ्योरी से 20 से बनने वाले जो एमसीक्यू होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, स्पेशल रूप से उसको देखते हुए क्लासेस से रखी गई हैं। और ये आपकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर का फोर्थ ईयर का जो ओबीजी का पूरा सिलेबस है, आपका फोर्थ ईयर का टोटली इसमें सिलेबस दिया हुआ है। जो बच्चे फाइनल एग्जाम की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा कि वो इजीली इसको समझ सके और आगे चलकर जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम है उसको कंडक्ट इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आज का जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, ये व्हाट इज द मीन बाय एक्टोपिक प्रेगनेंसी, डिस्कस इट्स टाइप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टोपिक जेस्टेशन, जिसको हम बोल सकते हैं जेस्टेशनल पीरियड या ग्रेविडेरम, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन में पूछता है तो इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोप तभी को मालूम है कि जब कोई भी मदर फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट बनता है जब यूट्रस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। ठीक है, और एक्टोपिक एक नया वर्ड आया है, इसका इसका मीनिंग क्या होता है? तो द वर्ड एक्टोपिक मीन्स आउट ऑफ प्लेस, मतलब यूट्रस में ना होकर, फर्टिलाइज्ड ओवम जो जाइगोट होता है आउटसाइड द यूट्रस, यूट्रस में ना होकर यूट्रस से बाहर कहीं पे भी जाके इम्प्लांट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये इम्प्लांटेशन या तो फैलोपियन ट्यूब में हो या एब्डोमेन में हो या तो ओवरी में हो, फॉर एवर कहीं भी किसी भी प्लेस में अगर मान लीजिए कि इम्प्लांटेशन होता है ओवम का, फर्टिलाइज्ड ओवम का या जाइगोट का इम्प्लांटेशन अगर होता है वहां पे, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। चलिए आगे डिटेल में इसका हम आपको दिखा दें, थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फैलोपियन ट्यूब आपकी ये हो गई, जो जिसका जो ये एम्पुला वाला पार्ट है, हो सकता है यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाए, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि ये जो प्लेस होता है वो यूट्रस का होता है। और यहाँ पे अगर बच्चा आके इम्प्लांट होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर बच्चा मान लीजिए यूट्रस में ना होकर कभी फैलोपियन ट्यूब में अगर इम्प्लांट हो गया, या तो ओवरी में इम्प्लांट हो गया बच्चा, या एब्डोमेन में इम्प्लांट हो गया, ऐसी कंडीशन अगर आती है उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, इसको आप इजिली देख सकते हैं। चलिए टाइप्स दिया हुआ है। ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, एब्डोमेन मतलब स्टमक, ओवेरियन मतलब ओवरी में अगर प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन प्रेगनेंसी। साइन एंड सिम्टम देखेंगे, क्या क्या साइन देखने को मिलता है। पेशेंट्स गिव हिस्ट्री, सप्रेशन ऑफ मैस्ट्रेशन साइकिल को सप्रेस करता है। पेशेंट विल शो अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी के साइन दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। थ्रेटेंड अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, बट ब्लीडिंग बनी रहती है, पेन भी प्रेजेंट होता है मोर प्रोफिस ट्यूबल प्रेगनेंसी में। आपको बता दें कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी खासकर फैलोपियन ट्यूब का होता है तो थ्रेटेंड अबॉर्शन होने के चांसेस बताए गए, इसके साइन देखने को मिलते हैं। पेशेंट कंप्लेन करता है लोअर एब्डोमेन में पेन, वन साइड ऑफ एब्डोमेन में पेन होता है, पेन इज द रिकरेंट बना होता है, स्पास्मोडिक होता है और इंक्रीज ड्यूरिंग रिफेक्शन, एकमिंग नोजिया एंड फैंटिंग अटैक, नोजिया भी आ सकता है पेशेंट्स को। पेशेंट स्लाइट डार्क ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज भी पेशेंट्स को देखने को ये सिम्टम मिल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ट्यूबल प्रेगनेंसी, दिस कंडीशन यूजुअली वुमेन्स एज 30 ईयर्स आर ओवर। कोई भी वुमेन जब 30 ईयर्स की है, उससे ओवर एज की होती है, उस कंडीशन पे ट्यूबल प्रेगनेंसी देखने के जो चांसेस है वो मिलते हैं वहाँ पे। फर्टिलाइज ओवम फैलोपियन ट्यूब में जाके ग्रो करता है, इसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं, या इंटेस्टाइनल पार्ट में या इस्थीमस इंटेस्टाइन है इंटेस्टिसल स्पेस में, या इस्थीमस वाला पार्ट या एम्पुलरी पार्ट या फिम्ब्रियाई वाला पार्ट, ये सारे टोटल पार्ट किसके होते हैं आपको हम बता दें। स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था, अभी यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये फिम्ब्रियाई वाला पार्ट हो गया आपका, ये एम्पुला वाला पार्ट हो गया, ये इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और ये जो लंबी सी आपकी यहाँ पे जो बना हुआ ये इस्थमस वाला पार्ट होता है। तो इन एरियाज में अगर क्या होता है प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, इट इज अ वेरी रेयर कंडीशन। आपको हम बता दें कि 90% अगर कहीं ट्यूबल प्रेगनेंसी अगर होने के चांसेस होते हैं तो 1% केवल एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होने, बहुत रेयर कंडीशन होती है। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत रेयर कंडीशन बताई गई, पेरिटोनियम कैविटी में जाकर जो इम्प्लांटेशन है जाइगोट का वो हो जाता है कहाँ पे, एब्डोमेन में। और ओवम कहाँ प्रेजेंट रहता है आपका, पेरिटोनियल कैविटी में। कोरियोनिक फिलाई अटैच ओमेंटम इंटेस्टाइन या पैरामेट्रियम वाले एरिया में जाकर क्या होता है आपका जो आपका कोरियोनिक विलाई है वो जाके क्या होता है, इम्प्लांट होता है, वहां पे ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हम मैनेजमेंट किसमें करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिससिटेशन एंड लैप्रोटोमी करते हैं। आपको हम बता दें कि ओपनिंग करके
वहाँ से प्रेगनेंसी को हम अबॉर्ट करवाते हैं, वहाँ से हम रिमूव करते हैं। और इनिशियली पेशेंट स्टेबलाइज डेक्सट्रोज 5% पेशेंट स्टेबलाइज रहे, 5% ड्रिप चला देते हैं, ब्लड का अरेंज कर लेते हैं, बीपी मेंटेन करना है, बीपी वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना है। इसमें कोलॉइड रिप्लेसमेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीमोकोइल का, ठीक है। देन इसके बाद लैप्रोटोमी क्या होता है, जब एब्डोमेन में हम क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं और वर्टिकल मिडिल इंसिजन करके यूट्रस से ग्रैस्प अंडर विजन ट्यूब्स डालते हैं और ओवरीज के दोनों साइड में इंस्पेक्ट करते रहते हैं, विजुलाइज करते रहते हैं, सल्पिंजेक्टोमी करते हैं जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं अफेक्टेड साइट में। जिस एरिया में प्रेगनेंसी अगर कंसीव रहती, जो अफेक्टेड एरिया होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको कट करके हम बाहर निकालते हैं। ये हम लैप्रोटोमी में करते हैं। इसके बाद लैप्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं। स्कोपी वर्ड अगर आता है तो आपको ध्यान रखना है, डन केसेस कंजर्वेटिव प्रोसीजर आर डन व्हेन द पेशेंट नॉट इन शॉक। शॉक की कंडीशन में पेशेंट नहीं होता है, कंजर्वेटिव प्रोसीजर होता है लैप्रोस्कोपी, जिसमें किस किस कंडीशन में लैप्रोस्कोपी हम करते हैं। लाइनर सल्पिंजेक्टोमी जब हम करते हैं, जब लंबी सल्पिंजेक्टोमी, इसमें लाइनर इंसिजन किया जाता है, जो निडिल इलेक्ट्रोड या नाइफ की सहायता से हम क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं, ट्यूबल जस्टेशन को रिमूव करते हैं वहां पे। और हीमोस्टेसिस ऑप्टेन ट्यूबल ओपनिंग आइदर क्लोज लेफ्ट ओपन। देखिए लैप्रोस्कोपी मतलब ये होता है कि हम प्रॉपर तरीके से उस एरिया को विजुलाइज करके जिस एरिया में इम्प्लांटेशन होता है उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। ये मीनिंग होता है लैप्रोस्कोपी का। प्रोसीजर को डन करने के लिए हम लैप्रोस्कोपी का यूज करते हैं। देन इसके बाद सिगमेंटल रिसेक्शन क्या होता है, व्हेन द ट्यूबल प्रेगनेंसी इस्थमस एरिया, जब किसी भी वुमेन्स की प्रेगनेंसी क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस एरिया में होती है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबुअल प्रेगनेंसी इज द इस्थमस एरिया। रिसेक्शन करते हैं हम सिगमेंट ऑफ द ट्यूब डन, जिस एरिया में या फैलोपियन ट्यूब में जहां पे इम्प्लांटेशन होता है लेफ्ट या राइट साइड में, उस एरिया को हम क्या करते हैं, इंसिजन करके रिसेक्ट करके क्या करते हैं, वहां से बच्चे को रिमूव करते हैं या ओवम को रिमूव करते हैं, जाइगोट को रिमूव किया जाता है। देन इसके बाद फिम्ब्रियाई में अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जिसको हम मिल्किंग ऑफ ट्यूब बोलते हैं, फिम्ब्रियाई एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, मिल्किंग ऑफ ट्यूब। तो कुछ केसेस में क्या होता है, एम्पुलरी एरिया जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उस एरिया को क्या करते हैं, उसको कट करके रिमूव किया जाता है। इम्प्लांटेशन ओवम को क्या करते हैं, वहां पे उसको रिसेक्ट करके क्या करेंगे, प्रोसीजर के थ्रू उसको डन आउट करते हैं, बाहर करते हैं, ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना रहे। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि लैप्रोस्कोपी इन 3 कंडीशन में क्या करते हैं, वहां पे हम इस प्रोसीजर में हम यूज करते हैं। अब ये तो हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। वेरियस कीमोथेरेपिक यूजेस हैज बीन ड्रग्स कॉमनली यूज्ड, मेथोट्रेक्सेट, पोटेशियम क्लोराइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, हाइपरस्मोलर ग्लूकोज, मिफीप्रिस्टोन। देखिए बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, जो बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया जाता है इस कंडीशन में। तो बताया जा रहा है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट भी यूज होती है और कुछ ड्रग्स भी यूज होती है, जैसे मेथोट्रेक्सेट हो गया, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन सभी को मालूम है, ये इनहिबिट करता है प्रेगनेंसी के लेवल को, ठीक है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन किसको कम करता है, प्रोजेस्टेरोन को लेवल को, और कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आने से क्या होता है, बच्चा अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसी प्रकार मिफीप्रिस्टोन ड्रग्स हो गया, इसका भी यूज करते हैं बच्चे को अबॉर्ट करवाने के लिए। और पेशेंट मस्ट बी हीमोडायनेमिकली स्टेबल, ट्यूबल डायमीटर शुड बी लेस देन 4 सेंटीमीटर विदाउट एनी फीटल कार्डियक एक्टिविटी। ये कंडीशन हम तभी कंडक्ट करा सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर विदाउट एनी कोई फीटल कार्डियक एक्टिविटी ना हो, उस कंडीशन पे ही हम मेडिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं इसमें। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ पे किस एरिया पे होती है, किस तरह से उसको हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, किस प्रकार से हम उसका मेडिकल मैनेजमेंट करके उसको ट्रीट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन लिथोपेडियन और स्टोन फीटस। अब लिथोपीडियन ये एक नया टर्म आ गया है, देखिए इसको आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि लिथोपीडियन अथवा स्टोन फीटस किसको, स्टोन तो मतलब सभी को मालूम है, जिसको हम हिंदी में स्टोन को हम जिसको पत्थर बोलते हैं, अब वो वाला स्टोन तो है नहीं, देखिए, ठीक है। तो लिथोपीडियन और स्टोन फीटस क्या होता है, इफ द फीटस डाई देन इन द सराउंड विथ लाइम सॉल्ट्स द बिकम हार्ड, दिस इज नोन एज द लिथोपीडियन और स्टोन फीटस। बच्चा जब लिथोपीडियन या स्टोन फीटस उसको बोलते हैं कि सॉल्ट जैसे नमक का जो हार्ड जो उसका आपने देखा होगा कि जो स्लाइस नमक की रहती है, ठीक है, नमक का जो टुकड़ा होता है आपने देखा, पीसे वाले नमक की बात हम नहीं कर रहे हैं, सॉल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो लाइम होता है सॉल्ट्स का वो बिल्कुल हार्ड होता है। तो जब बच्चे की डेथ हो जाती है, फीटस की जब डेथ हो जाती है यूट्रस के अंदर ही, ठीक है, और उसका चारों जो सराउंडिंग एरिया है वो कैसा होता है, लाइम साल्ट्स अथवा काफी हार्ड होता है, उसको हम बोलते हैं लिथोपीडियन अथवा स्टोन फीटस। बहुत नया टर्म आया है, इतना ध्यान रखिएगा, एक नया टर्म है लिथोपीडियन और इसको आपको याद करके चलना होगा।
स्टोन फीटस किसको बोलते हैं? तो जब बच्चा डाइज होके कैसा हो जाए, या लिथोपेडियन फीटस किसे कहते हैं? तो जब बच्चा डाइज होकर नमक के जैसे, सॉल्ट्स के जैसे हार्ड हो जाए, ठीक है। अब वो पिसा वाला नमक नहीं, जो उसका सॉल्ट्स का लाइम होता है, ठीक है, उस एरिया जैसा फीटस, डाइज फीटस हो जाता है, उसको हम लिथोपेडियन या स्टोन फीटस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हेरिडिटिफॉर्म मोल। अब वैस्कुलर मोल या हेरिडिटिफॉर्म मोल क्या होता है? दिस इज द कंडीशन cystic degenerative changes chorionic villi resulting death of fetus, conversion of chorionic villi into large number of vesicles, resemble hereditary cyst, hence known as mole, regard a benign neoplasm of chorion with malignant। आपको हम बता दें कि जो कोरियोनिक विलाई होता है, ठीक है, कोरियोनिक विलाई डिजनरेट होता है, सिस्ट बन जाता है, एक ट्यूमर जैसा फॉर्म होता है इसमें, और फीटस की डेथ हो जाती है इसमें, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ जो वेसिकल्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कोरियोनिक विलाई के कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब जब लार्ज नंबर, आपने देखा होगा अंगूर, ग्रैप्स का शेप लेते हैं, हेरिडिटिफॉर्म अंगूर के गुच्छे के समान उसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वेरियस टाइप ऑफ वेसिकल उसमें फॉर्म हो जाते हैं। जो सिस्ट होता है, हेरिडिटरी सिस्ट, वेरियस टाइप ऑफ क्या होते हैं, उसके कई पार्ट्स बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म, मतलब कैंसर का रूप। एक कैंसर, एक मैलिग्नेंट का रूप ले लेता है कोरियोनिक विलाई, उसको हम बोलते हैं आपका वेस्कल मोल, जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटिफॉर्म मोल बोला जाता है उसको। समझ में आया? किसमें? कोरियोनिक यूट्रस के अंदर जब बेबी डेथ हो जाता है, डाइज हो जाता है, तो कोरियोनिक विलाई क्या होती है, वेरियस वेस्कुलर फॉर्म में क्या होती है, डिजनरेट होती है। एक मैलिग्नेंट रूप में क्या होता है, डिजनरेट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी सिस्ट, ठीक है, ये दूसरा नाम उसको हम मोल बोलते हैं। चलिए, कॉजेज बताया गया है कि जो हेरिडिटिफॉर्म मोल है वो उसका रीजन क्या है, किस रीजन से कॉज होता है। तो कोरियोनिक विलाई जब डिजनरेट होता है डेवलपमेंट के थ्रू, या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, या जो एसटीजी हार्मोन्स होते कि जैसा आपने देखा कि कोरियोनिक विलाई का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का जब लेवल इंक्रीज होता है, तो क्या होता है, वैस्कुलर मोल या हेरिडिटिफॉर्म मोल में क्या होगा, ये डेवलप होता है, ठीक है। अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे इसको? तो डायग्नोसिस डन बी ऑब्जर्विंग साइनम सिम्टम। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी डिसीज अगर होती, कोई भी बीमारी अगर आपके बॉडी पे पार्ट्स में अगर होता है, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम डायग्नोज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमको उसका साइन सिम्टम देखना होता है कि कैसा सिम्टम बॉडी में देखने को मिल रहा है। थ्रेटेन अबॉर्शन जैसी कंडीशन तो नहीं है, ट्विंस बेबी तो नहीं है, या हाइड्रोमियोस या ओवेरियन ट्यूमर्स तो नहीं है वहाँ पे, ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड तो नहीं है वहाँ पे। तो इस कंडीशन को सबसे पहले हमको क्या करना होता है, डायग्नोज करना होता है। फिर इसके बाद एक्सरे, स्केलेटल फीटस का स्केलेटल सिस्टम देखते हैं, सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ब्लड काउंट करते हैं, उसका ABO-RS इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है, हिपैटिक या लीवर में या किडनी में कोई डिसफंक्शन तो नहीं है, थायराइड जैसा डिसफंक्शन तो नहीं है। उसके बाद एस्टिमेट करते हैं एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन अगर हायर लेवल है। तो वैस्कुलर मोस, जो कोरियोनिक विलाई होता है, आपको बता दें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो सिंस ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोमियर के सिंस ट्रोफोब्लास्ट सेल से क्या होती है, ये हार्मोन्स रिलीज होता है, ठीक है। कहाँ से? ट्रोफोब्लास्टिक सेल से। आपको हम बता दें ब्लास्टोमियर क्या होता है, मोरुला, ब्लास्टोमियर, ये सब फॉर्म होते हैं। इसके बाद एससीजी हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। तो इसका डायग्नोज करके हम क्या करते हैं, अगर इसका लेवल हाई होता है तो उसको ट्रीट किया जाता है और इसका लेवल मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और ड्रॉपलर इफेक्ट कार्डियोस्कोपिक करते हैं, यूज फाइंड आउट द फीटस अलाइव आर नॉट। कार्डियोस्कोपी किया जाता है फीटस को देखने के लिए कि फीटस लाइव है कि फीटस की डेथ हो चुकी है। इस कंडीशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डायग्नोज करते हैं। तो ये तो सिम्टम, ये तो हो गया डायग्नोसिस कंडीशन। और क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ द कोरियोनिक विलाई। आपको बता दें कि ओवर प्रोडक्शन अगर होता है तो हेरिडिटिफॉर्म मोल होने के चांसेस रहते हैं, या तो यूट्रस में कभी ट्यूमर वगैरह हो, इसकी वजह से भी चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हेरिडिटिफॉर्म मोल क्या होता है। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो इसको कॉज करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कई, मतलब 2 या 3 ऐसे रीजन है जो इसको 90% इंडिकेट करते हैं डिसीज को होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट आर द साइन ऑफ वैस्कुलर मोल। क्या साइलेंट सिम्टम देखने को मिलता है जब वैस्कुलर हेरिडिटिफॉर्म मोल होता है बॉडी में, या जब यूट्रस के अंदर होता है ये ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड में, तो क्या सिम्टम देखने को मिलता है। तो प्रेगनेंसी ऑफ 12 वीक, जब 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस में भी साइज ऑफ 24 वीक सिस्ट डिटैच देन द साइज में भी स्मॉल कम अप टू नॉर्मल। मतलब 12 से 24 तक की वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो सिस्ट होता है, हेरिडिटिफॉर्म में जो सिस्ट होता है, वो उसका जो साइज है वो कैसा होता है, एक नॉर्मल लेवल में ही उसकी साइज होती है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है।
देन इसके बाद बताया गया है कि वेजाइनल ब्लीडिंग अबाउट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कलर ऑफ द ब्लड ब्राइट रेड और ब्राउन, ब्लीडिंग यूट्रस से धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा सा पास आउट होता है, प्रोफ्यूज होता है। व्हेन मोल स्टेट डिटैच देन कम आउट विद द ब्लड विथ अपीयर लाइक करंट इन रेड करंट जूस, ठीक है। मोल स्टार्ट करता है डिटैच, ब्लड कैसा करेगा करंट, रेड करंट जूस, रेड करंट जूस जैसा क्या होता है, मोल पास करता है, ठीक है। देन कंसिस्टेंसी ऑफ द यूट्रस इज इलास्टिक एंड इफ द यूट्रस इज ओवर डिस्टेंडेड बाई मोल आर ब्लड क्लॉट, यूट्रस की जो इलास्टिसिटी है, जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, ओवर डिस्टेंट होती है और ब्लड क्लॉट बनता चला जाता है, वहां पे पेन होता है और यूट्रस का जो शेप होता है वो टेंडरनेस काफी हार्ड होता है, ठीक है। इन दिस केस ऑफ द वंस पेशेंट स्टार्ट गेटिंग ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, इसके बाद कंटिन्यू मोल कंप्लीटली एक्सपेल फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस के बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है मोल, और एक्सपेंसल ऑफ मोल पेशेंट में हैव सीवियर ब्लीडिंग, जैसे ही यूट्रस के बाहर एक्सपेल्ड आउट होता है मोल, सीवियर ब्लीडिंग यूट्रस में होना स्टार्ट हो जाती है। देन पाल्पेटिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को पाल्पेट किया जाता है, फीटल पार्ट आर नॉट फील एंड फीटल मूवमेंट इज नॉट फील आर सीन, पाल्पेटिंग यूट्रस को पाल्पेट करते हैं, फीटल का पार्ट फील नहीं होता है और किसी प्रकार का मूवमेंट भी फील नहीं होता है, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं दिखता है यूट्रस के अंदर, ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है बॉडली स्ट्रक्चर में हेरिडिटी फॉर्म मोल में। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों की जो 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है वहां से जाके सिम्टम स्टार्ट होता है, देन उसके बाद ब्लीडिंग होती है, देन उसके बाद हार्डनेस होता है यूट्रस में और वेरियस टाइप ऑफ जो वेसिकल्स होते हैं वो डिजनरेट होते हैं, देन इसके बाद क्या होता है, बेबी की डेथ भी हो जाती है और बेबी का किसी प्रकार का हार्ट साउंड फील नहीं होता है, किसी प्रकार का मूवमेंट भी बच्चे का नहीं होता है उस कंडीशन पे। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या हेरिडिटी फॉर्म या वैस्कुलर मोल्स क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और भी दिया है इसमें, आगे भी दिया है, अस्कल्टेन फीटल हार्ट साउंड को अस्कल्टेट करते सुनते हैं, वॉमिटिंग यूजुअली प्रेजेंट होता है, 30% पेशेंट सफर प्री इक्लैम्सिया और 30% जो पेशेंट्स होते हैं वो किससे सफर करते हैं, प्री इक्लैम्सिया से, ठीक है। आपको बता दें इक्लैम्सिया और प्री इक्लैम्सिया क्या होता है, तो जब बेबी डिलीवर्ड नहीं होता उसके पहले जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इक्लैम्सिया झटके आना स्टार्ट होते हैं, झटके तो आते हैं लेकिन एक ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो कंडीशन आपका प्री इक्लैम्सिया। लेकिन इक्लैम्सिया क्या होती है, जब इक्लैम्सिया वो कंडीशन होती है जब ये ब्रेन ऑर्गन्स स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, जब ब्रेन का जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाता है, जब ब्रेन फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका इक्लैम्सिया कहलाता है, जिसमें झटके आना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे, स्ट्रांगली पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर डायग्नोसिस हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड करेंगे, पेशेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, विजुलाइज करेंगे, एर्गोमेट्रिक्स कंट्रोल हेमोरेज, हेमोरेज को कंट्रोल करेंगे क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो एर्गोमेट्रिक्स ड्रग्स देंगे, प्रोवाइड करेंगे, एवॉइड करेंगे, ठीक है, एवॉइड गिविंग एर्गोमेट्रिक्स टू कंट्रोल हेमोरेज, एवॉइड करना है और गिविंग एर्गो, बट व्हेन द पेशेंट सीवियर हेमोरेज देन गिवन आईवी एर्गोमेट्रिक्स, पेशेंट को देना है लेकिन जब सीवियर ब्लीडिंग हो तो उस कंडीशन पे, ठीक है। प्रिपेयर करना है पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए, एग्जामिन करना है ब्लड और यूरिन को, हाई डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्रग देना है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ताकि आए, स्टिमुलेट हो सके, कैथेटराइज करना है ब्लडर को, डायलेट करके रखना है सर्वाइकल लॉस को। देन इसके बाद आफ्टर डायलेटेशन सर्वाइकल लॉस ओवम फोर्सेप्स रिमूव मोल, मोल को रिमूव करना है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरियन इपिथोलीमिया, हिस्टेक्टोमी, और ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। देन इसके बाद हिस्टेक्टोमी, अगर कंडीशन अगर ऐसी हो तो हिस्टेक्टोमी की कंडीशन भी बन सकती है, वेजाइनल ब्लीडिंग वहाँ पे होगा, ठीक है। अनफेवरेबल इवैक्यूएशन किया जाएगा, कंप्लीटली क्यूरेटेस के थ्रू ये डन किया जाएगा प्रोसीजर, और पेशेंट की जनरल कंडीशन को हमको असिस्ट करते रहना है, प्रमोट करना है और पेशेंट को रेस्ट के लिए भी बोलना है और स्ट्रेस से हमको उसको रिलीफ कराना है और इनक्रेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ले और हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखना है, मतलब हाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंश्योर मतलब डिहाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन होना चाहिए, डिहाइड्रेशन ना होने पाए बॉडी में पेशेंट के, ये हमको ध्यान में रखना है। तो आप अगर प्रोसीजर करते हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे आते हैं और क्या क्या आपको मेंटेन करके रखना है, ये जरूर आपको वहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। किसी भी पेशेंट को अगर हेरिडिटी फॉर्म मोल है और उसका प्रोसीजर आप कर रहे हो और अगर आप सर्जरी करवा रहे हो, कंडक्ट करवा रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, डिफाइन एंटीपार्टम हेमोरेज एंड मेंशन द टाइप कॉज ऑफ ब्लीडिंग। एंटीपार्टम सभी को मालूम है और पोस्टपार्टम सभी को मालूम है। एंटीपार्टम क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ब्लीडिंग हो रही है वुमेन्स को, वो होता है एंटीपार्टम हेमोरेज। और जब प्रेगनेंसी के आफ्टर डिलीवरी
बच्चा जब हो जाता है उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है वो कहलाता है आपका पोस्टपार्टम। पीपीएस मतलब 500 ml से ज़्यादा अगर नॉर्मल डिलीवरी में अगर ब्लड लॉस होता है वो होता है पीपीएस, और 1000 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है तो वो होता है आपका सीजरियन सेक्शन के थ्रू, तो वो भी आपका पीपीएस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी भी होती है और सीजर के थ्रू भी क्या होता है, बच्चा डिलीवर्ड होता है। तो ब्लीडिंग लॉस का दोनों का जो रेंज है, एवरेज है, वो अलग अलग बताया गया है। चलिए हम आपको बता दें एंटीपार्टम हेमोरेज, अभी आपको हम बता दें कि 28 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है, बिफोर डिलीवरी के पहले ही अगर ब्लीडिंग होती है किसी भी फीमेल को ड्यूरिंग जेस्टेशनल पीरियड में, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमोरेज। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ एंटीपार्टम हेमोरेज, प्लेसेंटल ब्लीडिंग, या तो एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो सकता है जैसे कि ड्यू टू लोकल सर्वाइको वेजाइनल लीजन, सर्विक्स अथवा वेजाइना में कोई लीजन होगा, हो सकता है इसकी वजह से ब्लीडिंग हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा, मतलब प्लेसेंटा के अलावा किसी अन्य एरिया से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम एक्स्ट्रा प्लेसेंटा ब्लीडिंग बोलेंगे, या तो प्लेसेंटल ब्लीडिंग। तो प्लेसेंटल ब्लीडिंग दो कंडीशन में हो सकती है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा बोलते हैं, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया। तो चलिए हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा जिसको हम बोलते हैं। एब्रेप्सियो मतलब होता है प्री मैच्योर, मतलब प्लेसेंटा भी प्रॉपर तरीके से मैच्योर भी नहीं हुआ था और अर्ली डिटैचमेंट हो गया, अटैचमेंट हो ही नहीं पाया यूट्रस में, डिटैच हो गया, वो बाहर हो गया, वो होता है आपका एब्रेप्सियो प्लेसेंटा या प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जब यूट्रस का अटैचमेंट होता है, सॉरी सर, प्लेसेंटा का अटैचमेंट होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में डिटैचमेंट हो जाता है, उसको या तो फिर वो मार्जिन हो सकता है, वो सेंट्रल हो सकता है, सर्विक्स के बीचों बीच हो सकता है, वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया। रप्चर ऑफ मार्जिनल साइनस, वासा प्रीविया, अनक्लासिफाइड फैक्टर जो कि क्लासिफाइड नहीं कर सकते, हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है, अननोन जिसका रीजन होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है, एपीएच होने के चांसेस बनते हैं, ड्यू टू इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका अनक्लासिफाइड जिसको हम बोलते थे। ये दो रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। एपीएस बताएगा एंटीपार्टम हेमोरेज, जो कि बिफोर डिलीवरी के पहले या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ब्लीडिंग वुमेन्स को हो रही है तो ये कंडीशन बताइए, रीजन बताया गया है कि इस रीजन से ब्लीडिंग हो सकती है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्लेसेंटा प्रीविया राइट कॉज, साइनम सिम्टम, डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड इट्स मैनेजमेंट। चलिए आज इतना ही है, कल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें से जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमको जरूर लिख के बताइए, ताकि हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डीप में आपको हम बता सकें, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या टॉपिक क्या पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद। कल एक नए सेशन के साथ में हम फिर से लेके आएंगे ओबीजी के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, और जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखिए, वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए।